आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, ऑथर, राइटर, कॉलमनिस्ट और इसके अलावा रिपोर्टर, और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उस पर व्लॉग्स भी करते हैं। इनसे आज बात इसलिए बहुत जरूरी मैंने करना थी, और बहुत ही बिजी रहते हैं। मैंने बड़ी मुश्किलों से इन्होंने मुझे फिर भी बहुत बिजी होने के बावजूद टाइम दिया है। एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच एजाज सैयद फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया आलिया, मैं एक मामूली सा जर्नलिस्ट हूँ, दैट्स एनफ। सबसे जबरदस्त बात यह है कि मैं अपने व्यूअर्स को जो बताना चाहती हूँ आपसे, जब आप अफगानिस्तान में थे तो तब भी आपने बहुत शुक्रिया कि वहां से मुझे टाइम दिया। अब क्योंकि आप वहां से वापस आ चुके हैं और एजाज सैयद ने बहुत अच्छे अच्छे उसके हवाले से कॉलम लिखे हैं, और ये एक और किताब लिखने का भी सोच रहे हैं। इससे पहले भी वो एक किताब ये लिख चुके हैं जिसका नाम है द सीक्रेट्स ऑफ पाकिस्तान वॉर ऑन अल-कायदा। तो मतलब इस तरह का काम, इतना जबरदस्त काम जो है जिसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है, वो ये करते हैं। एजाज सैयद, अफगानिस्तान का ट्रिप आपका कैसा रहा, और उसमें आपकी मुलाकात जो अफगानिस्तान के फॉर्मर सीक्रेट एजेंसी के जो थे हेड, उनसे मुलाकात हुई, फिर आपके जो सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात हुई, बहुत सी शख्सियात से मुलाकात हुई। मुझे प्लीज बताइएगा, आप खास तौर पे जो आपकी मुलाकात हुई और उस पे जो कुछ आपने बताया, और वो एक मामला था कुत्तों वाला और वो सारा, वो भी मुझे प्लीज बताइएगा। आलिया बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जो अफगानिस्तान का जो ट्रिप है वो बड़ा एक आई ओपनर था एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। हम इंडिया के जो हमारे पड़ोस में उसके बारे में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन हम इंडिया नहीं जाते, हम ईरान नहीं जाते, हम अफगानिस्तान नहीं जाते, लेकिन हम अमेरिका ज़रूर चले जाते हैं रिपोर्टिंग ट्रिप्स के लिए, यूके ज़रूर चले जाते हैं। हालांकि पूरी दुनिया का जो पॉलिसी मेकिंग के जो सेंटर्स हैं या ग्रेविटी सेंटर्स हैं, वो की ग्रेविटी सेंटर्स में अफगानिस्तान एक बड़ा अहम सेंटर है जिसको देखकर दुनिया पॉलिसीज बनाती है। तो इट वाज एन आई ओपनिंग ट्रिप, और वहाँ पे मेरी बड़ी अच्छी मुलाकातें रहीं, उनकी हुकूमत के लोगों से मुलाकातें रहीं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी हुकूमत ही उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि उनके जो पॉलिटिशियन हैं वो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है। हमारे यहाँ तो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब हम लेते हैं ना कि फौज या इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम लेते हैं, तो वहाँ पे उनकी कोई उस तरह से पॉलिसी साजी में ये लोग इन्वॉल्व नहीं है। फाइनल डिसीजन मेकिंग वहाँ के प्रेसिडेंट करते हैं अपनी कैबिनेट के साथ। तो उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, अशरफ गनी की जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ मेरी मुलाकातें हुई। फिर उनके जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर उनके गुलबदीन हिकमत यार, उनसे मुलाकात हुई। फिर उनके जो वजीर खारजा हैं मोहम्मद हनीफ अतमर, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और इसी तरह जो पाकिस्तान के लिए अफगान सदर के खुसूसी एनवाय हैं उमर दाऊद सही, उनसे मुलाकात बड़ी अच्छी मुलाकात रही। और साथ साथ और बहुत सारी शख्सियात के अलावा जो जिन साहब का आप पूछ रही हैं, वो वहाँ के हमीद गुल, अगर मैं कहूँ तो वो ज़्यादा गलत नहीं होगा, वहाँ पे उन्हें बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। रहमतुल्लाह नबील, ये उनकी नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटीज़, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिस तरह हमारे यहाँ ISI है, वहाँ पर NDS है। तो NDS के साबिक सरबराह हैं, आजकल पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है वहाँ पर थिंकिंग में। अशरफ गनी की गवर्नमेंट के साथ क्या ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है उसके साथ प्लग्ड इन है। आजकल पॉलिटिक्स बेशक कर रहे हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात उनके साथ भी रही। आम आदमी के साथ मुलाकात हुई वहाँ पर, नौजवानों के साथ मुलाकात हुई, ख्वातीन क्या सोचती हैं, उनकी जो सोसाइटी है ओवरऑल वो क्या सोचती है, बिजनेसमैन वो क्या सोचते हैं। तो इस तरह के लोगों से मेरी मुलाकात हुई है वहाँ पर। ठीक। अच्छा आजाद सईद, इतने जाहिर है कि जो की पोस्टों पे जो हैं, जो की रोल प्ले कर रहे हैं, उन लोगों से आपकी मुलाकात हुई। अफगानिस्तान के मसले को वो कैसे देख रहे हैं, कि किस तरीके से वो इसका हल चाहते हैं, और उनको नजर आ रहा है जो तालिबान वहां पर जिस तरीके से आगे बढ़े, इसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, और पाकिस्तान की पॉलिसीज के बारे में या पाकिस्तान के हवाले से उनके क्या इमोशंस हैं? आलिया, हमारे यहाँ अफगानिस्तान के हवाले से कोई इतनी नफरत नहीं पाई जाती। पब्लिकली लोग अफगानिस्तान को कोई इस तरह नेगेटिव नहीं देखते। उसकी वजह ये है कि शायद हमारे यहाँ लोगों को अफगानिस्तान की सूरत हाल का तफसील से पता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी अवाम जो है उसके साथ तो बड़ा उनकी मोहब्बत है, प्यार है, उनकी जो अक्सरियत है यहाँ पे महाजरीन के तौर पे रह चुकी है। लेकिन जो पाकिस्तान की हुकूमत है
उसके हवाले से उनके बिल्कुल जज्बात बड़े मनफी हैं। और बाज जो उनका जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, जो एक जिसकी एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है, वो भी पाकिस्तान से नफरत करता है। तो ज़ाहिर है उस वजह से पाकिस्तान के बाज़ लोगों से भी बाज़ का तो नफरत करते हैं। वजह क्या है? वजह आलिया ये है, चाहे उनके सहाफ़ी हों, दानिश्वर हों, चाहे उनका जो डेवलपमेंट सेक्टर हो, सोशल जो सर्कल है उनका, सिविल सोसाइटी जिसको कह लें, सिविल सोसाइटी हो, चाहे उनकी हुकूमत हो और चाहे वो अपोजिशन हो, वहाँ पर एक बात की बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो तालिबान को सपोर्ट करता है, तालिबान एक दहशतगर्द तंजीम है और पाकिस्तान इस दहशतगर्द तंजीम को पालता है और अफगानिस्तान में भेजता है। ये वहाँ पर पाकिस्तान के बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। मैं आलिया मुझे हिंदुस्तान जाने का भी इत्तेफाक हुआ है और रीजन की बाकी जगहों पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ है और रिपोर्टिंग करने का, जर्नलिज्म करने का इत्तेफाक हुआ है। जितनी हॉस्टिलिटी मुझे अफगानिस्तान के अंदर मिली टुवर्ड्स पाकिस्तान, मुझे उतनी हॉस्टिलिटी इंडिया में भी नहीं मिली। हम इंडिया को बड़ा दुश्मन कहते हैं और ये वो कहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, बिल्कुल नहीं। वो बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, सॉरी टू से, मैं बड़े अदब से कहूंगा, उसमें पाकिस्तान की पॉलिसियों का एक बहुत बड़ा किरदार था। पाकिस्तान जिस वक्त अफगानिस्तान में आग लग रही थी, ईंट से ईंट बुझाई जा रही थी, तो पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से वहां पे अपना किरदार अदा करता रहा है, इस बात को रियलाइज किए बगैर कि वहां पर लोग क्या सोचेंगे। और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोगों का कोई किरदार नहीं, उन पॉलिसी साजों का किरदार है जो यहाँ पर पॉलिसियां बनाते रहे, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी देते रहे और इस तरह की बातें करते रहे, जिन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि अगर हम किसी भी अस्करी ग्रुप की मदद करेंगे या उनको अपने बच्चे करार देंगे, तो अस्करी ग्रुप से लड़ने वाले जो उनके आम आदमी हैं, जो शायद उनमें से एक ऐसा तबका भी है जो लड़ भी नहीं सकता, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेंगे। तो अभी बड़े मनफी जज्बात हैं उनके पाकिस्तान के जी। हवाले से और उनकी मनफी जज्बात की जो अगर दलील उनसे पूछें, तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें कुछ तो माजी की तलखियां भी हैं, तारीख का भी एक जबर ज़ाहिर है। है जो हुँ। जो हम दोनों मुल्कों के साथ चलता आ रहा है। लेकिन कुछ हमारा कसूर भी है, हमने बड़े भाई का किरदार अदा नहीं किया, हमें बड़े भाई का किरदार अदा करना होगा। तो मेरे ख्याल में ये मेरी एक जनरल सही। ऑब्जर्वेशन है। ठीक, ठीक। आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल समझ में इसलिए आ रही है कि उनके जो ज़ाहिर है कि हुकूमती जो भी ओहदेदार हैं, उनकी ट्वीट से और जो कुछ वो हो रहा है वो तो अंदाज़ा हो रहा है सबको कि भई क्या चल रहा है। और उसके बाद जो वो उनकी सफ़ीर की बेटी के अगवा का मामला था, वो सब कुछ एक बहुत ही गंभीर सूरत-ए-हाल दोनों मुल्कों के बीच रही। और फिर तालिबान के हवाले से जो इमोशंस वहाँ पर पाई जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा एजाज़ सैयद कि आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से आपकी जो मुलाकातें हुई, तो वो लोग क्या देख रहे हैं कि वो समझते हैं, उनको यही लग रहा है कि जो तालिबान है वो कवर कर लेंगे, पूरा काबुल तक पहुंच जाएंगे, उन्हीं की हुकूमत बनने वाली है और सिविल वॉर होगी, वो भी यही देख रहे हैं सारा, या वो उनमें कोई उम्मीद है या कुछ और समझ रहे हैं? मेहरानकुन तौर पे आलिया, मुझे वहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो मुझे कोई खौफ का शिकार तो नज़र आए, इसमें कोई शक नहीं है। एक फ़ियर प्रिवेल करता है एक सोसाइटी के ऊपर, जब पता चलता है कि फ़लाँ-फ़लाँ इलाके एक तंज़ीम ने या एक जो स्टेक होल्डर है उसने कब्ज़ा कर लिया है। हुँ, लेकिन मुझे वहाँ पर उम्मीद भी बहुत ज़्यादा नज़र आई। मुझे जो अफ़गान हुकूमत है, उसमें भी बड़ी उम्मीद नज़र आई और अफ़गान हुकूमत के साथ आम लोगों में भी बड़ी उम्मीद नज़र आई। ये मुझे ज़रूर नज़र आया कि ये जो अफ़गान हुकूमत है, ये ज़रूर लड़ाई करेगी, जो अर्बन सेंटर्स हैं, उनमें लड़ाई होगी। ये अगर आप ये सोचें कि तालिबान जिस तरह से हम यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि जी कल तालिबान आके काबुल पे कब्ज़ा कर लेंगे और हुँ। बड़े शहरों पे आसानी से कब्ज़ा हो, ये इतना आसान बात नहीं है। बहुत लड़ाई होगी, बड़ी खूनरेज़ी होगी अ, अगर कोई इस तरह की मूव तालिबान की तरफ से हुई। और फिर 2-3 बातें हमें याद रखनी चाहिए। एक बात ये है कि अफ़गान जो फ़ौज है वो बड़ी जदीद असले से लैस है। जो अफ़गान फ़ौज हथियार फेंक रही है दूर-दराज़ इलाकों में, ये वो वाली फ़ौज है जिसको सप्लाई नहीं मिली। सप्लाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स ने अपने हाथ में रखे हुए थे कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर उनको एरियल पावर नहीं मिली, यानी कि फ़िज़ाई हवाले से जो एयर फ़ोर्स है उनकी, उसने जो ज़मीनी फ़ौज है उसको सपोर्ट नहीं दी। फिर
ये दो वजूहत थी जिनकी वजह से इनके दूर दराज इलाकों में इनकी जो आर्मी के लोगों ने हथियार डाले या उन्होंने अफगान तालिबान के साथ हाथ मिला लिया। तो ये वजूहत हैं। लेकिन जो मरकज़ के जो शहर हैं, ये मिसाल के तौर पे काबुल हो गया, हेरात हो गया, पंजशेर हो गया और इस तरह के जो उनके सूबाई 34 उनके सूबे हैं, उनके अगर मराकज़ की बात करें तो आलिया मेरे ख्याल में वहाँ पे सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होगी, वहाँ पे बड़ी शदीद लड़ाई होगी और उसमें नुकसान किसका होगा? अफ़गान अवाम का नुकसान होगा। देखिए अगर अफ़गान तालिबान मरते हैं या अफ़गान सिविलियंस मरते हैं या अफ़गान आर्मी के लोग मरते हैं तो अल्टीमेटली तो अफ़गान का खून वहाँ पे नीचे गिरेगा ना। तो ये वहाँ पे सूरत-ए-हाल है। मुझे नहीं लगता कि ईज़िली कोई कब्ज़ा हो सकता है। बड़ी रेज़िस्टेंस होगी। मुझे तो यही जी। लगता है कि रेज़िस्टेंस होगी। सही, बल्कि मैं तो कुछ जगहों पे जो स्टडीज़ आ रही हैं, जो सारा आ रहा है उसमें पढ़ी थी कि हम जानते हैं माज़ी में जो है वहाँ पे नजीबुल्लाह के साथ जो सूरत-ए-हाल पेश आई थी, तो उस वक़्त ये कहा जा रहा है कि वो उस वक़्त तक वो हालात कहीं इस तरफ ना निकल जाएँ कि ये सूरत-ए-हाल पेश आए। अच्छा, मुझे अब आपसे जो मैं एक वो वाक़या जानना चाह रही थी, प्लीज़ वो भी सुना दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप किसी के घर आए हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारा टाइम सेट था, तो हमने कहा हमने इस पे प्रोग्राम करना है। आप वो वाला वाक़या ज़रूर सुनाइएगा कि जब आप गए हैं और इंटेलिजेंस के जो जो थे उनके पास डॉग्स, उन्होंने आपको जो करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, वो क्या हुआ आपके साथ? अब वो एक वाक़या हुआ, वो वाक़या ये हुआ कि मैंने राब्ता किया इनके एनडीएस के साबिक़ सरबराह रहमतुल्लाह नबील साहब से एंड ही वाज़ वेरी नाइस टू बी फेयर। यानी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बातें करते हैं, बड़ी तनकीद करते हैं, उनके पॉलिटिकल थॉट्स हैं, जो भी उनकी सोच है। लेकिन जब मैंने उन्हें एज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उनसे राब्ता किया, टू बी फेयर उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप जगह बताइए और टाइम बताइए, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि आप मत आइए, मैं आपको अपनी गाड़ी भेजता हूँ। तो उनकी गाड़ी जब मुझे लेने आई मेरे कैमरामैन के साथ, मैंने कैमरामैन भी थे मेरे साथ, तो हम जो अफ़गान प्रेसिडेंसी जिसे अर्ग कहते हैं, उनके नज़दीक ही उनका घर है। तो हमें एक हाइली सिक्योर्ड एरिया में ले जाया गया, जहाँ पर उनका घर था। तो घर के बाहर सिक्योरिटी के लोग थे, तो उनका जो सिक्योरिटी का जो डॉग था, जो स्निफर डॉग जिसे कहते हैं, सूंघ कर वो निशानदेही करता है कि किसी के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो उस कुत्ते ने जो मेरे कैमरामैन हैं, उनका जो कैमरा का बैग है, उसके ऊपर उसने नज़र रख इशारा ली। नज़र रख ली और वो बैग के ऊपर बैठ भी गया। वो इशारा कर रहा था कि इस बैग के अंदर कोई कुछ है। धमाका-खेज़ मवाद है। जी, बिल्कुल कुछ है। तो अब वो सूरत-ए-हाल इस तरह की थी कि मैं भी एक परेशान हुआ कि ये क्या हो रहा है? और ज़ाहिर है मेरा कैमरामैन भी बड़ा परेशान हुआ। तो मुझे लगा कि शायद जो वो स्निफर डॉग है वो थका हुआ है या शायद कोई खाना उसने ठीक नहीं खाया। तो मैंने उनके सिक्योरिटी के लोगों को कहा, मैंने कहा जी ये लगता ये है कि आपके कुत्ते ने खाना नहीं खाया या कोई इस तरह का मामला है। तो उसपे उन्होंने जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए ऐसी बात नहीं है, ये एनडीएस का ट्रेन्ड डॉग है, ये ऐसा नहीं है कि ये गलत रिपोर्ट करी, ये बिल्कुल ठीक रिपोर्ट देगा। जो ये बड़ा वेल ट्रेन्ड कुत्ता है, तो इस तरह की बात नहीं है। तो मेरे कैमरामैन शाहिद थे, उन्होंने उनसे मज़ाक किया, उन्होंने कहा कि देखिए लगता है कि ये आपका कुत्ता हिंदुस्तान से ट्रेन होके आया हुआ है। तो इसने पहचान लिया कि 2 पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं, वो हैं। तो ज़रा एक टेंस माहौल में ज़रा हँसी-मज़ाक भी हुई। तो फिर उन्होंने अपने वॉकी-टॉकी पे किसी से बात की। मैंने भी बल्कि उनको ऑफ़र किया, मैंने कहा जी आप देखिए, आप जो है बैग ये है, ये बेशक रख लें हमारी चीज़ें, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। लेकिन आलिया उनका जो परेशान होना वो बिल्कुल बनता था। आपको पता है 8 सितंबर 2001 को जो अहमद शाह मसूद हैं, इनकी जो अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े रेजिस्टेंस लीडर, सबसे बड़े एक सिंबल, एक आइकॉनिक हैसियत रखते हैं वो। उनकी जो शहादत हुई है, वो भी इसी तरह हुई कि जर्नलिस्ट आए, उनका इंटरव्यू करने के बहाने भेस बदल के कैमरा में उन्होंने बम छुपाए हुए थे। तो उन्होंने खुदकुश धमाके के ज़रिए उनको वो शहीद हो गए। तो हुँ। जिस कौम के साथ ये वाक़या हुआ हो, तो हुँ, उसका हुँ। और फिर वहाँ पे एक
सिग्नल इस तरह के आ रहे हो कि हम कोई धमाका खेज हुआ, तो उनका परेशान होना बिल्कुल जायज़ है, वो बनता है। तो हुँ। ख़ैर हम अंदर चले गए, तो मैं जिस वक़्त बल्कि अंदर जा रहा था, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सोच रहा था कि उन्होंने हमें अलाउ कर दिया, उन्होंने कहा जी ठीक है आप कैमरों समेत अंदर जाएँ, कोई मसला नहीं। तो मैं जब अंदर जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि इस तरह के जो इनकॉम्पिटेंट जासूस कुत्ते हैं, ये पूरी दुनिया की ममलकतों के पास ऐसे इनकॉम्पिटेंट जासूस कुत्ते होंगे और वो पूरी दुनिया की ममलकतों को गलत रिपोर्टें भी देते होंगे और हुँ, पूरी दुनिया की ममलकतें गलत जासूस कुत्तों की गलत रिपोर्टों की बिना पर आपस में दस्तों-गिरेबान भी होती होंगी। तो हम हुँ। किस तरह के लोग हैं? ख़ैर ये सोचते-सोचते मैं अंदर चला गया और वहाँ पे थोड़ी देर बाद नबील साहब आ गए। फिर मैंने नबील साहब को बताया भी कि मैंने कहा जी ये वाक़या हुआ है और वो भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बल्कि मुझे कहा कि आप प्लीज़ इस बात को बुरा ना मनाइए। मैंने उन्हें बताया कि जी बुरा मनाने की कोई बात ही नहीं है। एंड नबील वाज़ टू बी फेयर वेरी नाइस। ही वाज़ क्रिटिकल टू पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, जो उनकी व्यूज़ हैं, वो उनके पास थे और उन्होंने मेरी उनसे बड़ी तफ़सील से बातें हुई। मैं जो किताब एक लिख रहा हूँ कुछ अरसे से, तो वो व्हेन दैट विल कम, तो मैं आई विल बी मेंशनिंग some of the points he discussed with me। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं टाइम टू टाइम मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से जब बातें आएँगी तो मैं उनसे शेयर करूँगा। आप ज़रूर, सब बिल्कुल दोस्तों ठीक। से शेयर करूँगा। तो जब ये ज़रूर, वाक़या ज़रूर। हो गया, तो नबील साहब से हमारा इंटरव्यू हो गया, बड़ी अच्छी बातें हुई, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। अगेन मैं कहूँगा, बार-बार मैं कहूँगा, क्योंकि ही वाज़ वेरी वार्म और बड़े खुले दिल के साथ। और मैं आपको बताऊँ कि जो नबील से मेरी बातें हुई, उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर तो बड़ी तनकीद की, बहुत ज़्यादा तनकीद की। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि मसले का हल क्या है? अल्टीमेटली तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक-दूसरे का नेबरहुड तो तब्दील नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि देखिए इसका पॉलिटिकल ही हल ही है। और जो आपके पॉलिटिशियन सीनियर हैं, वो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की एग्ज़ाम्पल भी दी, फिर 1-2 मुझे वाक़यात भी सुनाए। तो ख़ैर जब नबील साहब से इंटरव्यू हो गया, तो वापस हम निकल रहे थे, तो मैं ढूँढ रहा था कि वो कुत्ता किधर है? डॉग्स का ठीक है, तो वो तो नहीं था उधर। तो अलबत्ता जब हम गाड़ी में बैठने लगे, तो वो एक सिक्योरिटी एहलकार जो ग़ालिबन एनडीएस का ही था, तो वो मेरे पास आया। तो उसने कहा कि जी वो जो कुत्ता है ना हमारा, जिसने आप लोगों को शिनाख्त की थी। मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल। तो उसने कहा कि जी आपको पता है उसको एक मेडल मिल चुका है। मैंने कहा जी अच्छा। तो मैंने कहा फिर मुझे क्यों बता रहे हैं आप? कहते मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं उसे अगले मेडल के लिए कल रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये एक वाक़या ओके, हुआ। ओके, तो ज़बरदस्त। ब ब मुझे लगता है हाँ। बस वो उन्होंने कुत्ते को मेडल ही दिलवाना था, ये सारा जो नहीं, चक्कर चल नहीं, रहा है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। मेरे ख़्याल में एक छोटे एहलकार की एक गुफ्तगू थी। हाँ, हाँ। वो मेरा नहीं ख़्याल, मैं ज़ाती तौर पे बिल्कुल, बिल्कुल, समझता हूँ ज़ाहिर कि है। ये होती हैं ऐसी बातें। इसको हम एक वाक़ये को बयान करने का मकसद ये नहीं है कि पूरी अफ़गान कौम हमें इस तरह से हाँ, देखती हाँ, है, हाँ। नहीं, नहीं, या नॉट एट ऑल। नबील साहब या उनकी ऑर्गनाइज़ेशन एनडीएस। हाँ, मैं नहीं समझता हूँ ऐसा। टू बी फ्रैंक, मैं ठीक। वहाँ पे अफ़गानिस्तान में रहा हूँ। आलिया आपको बताऊँ कि मुझे ज़ाहिर है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका काम होगा, मुझे भी देखें। ज़ाहिर है मैं एक उनकी तरफ से तो हॉस्टाइल मुल्क है, आया हूँ। हुँ। लेकिन फ्रैंकली मुझे किसी ने सरकारी सतह पर किसी ने तंग नहीं किया। मैं टू बी फेयर विद अफ़गानिस्तान, टू बी वे फेयर विद द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान एंड टू बी फेयर विद द अफ़गान गवर्नमेंट। मुझे टू बी फेयर सरकारी सतह पर किसी ने कोई तंग नहीं किया। हाँ, बाज़ लोग वो ज़रूर गुस्सा करते थे जब उन्हें पता लगता था हम पाकिस्तान करते, लेकिन ये उनका इंडिविजुअल एक्ट था। कलेक्टिव एक्ट ऐसा नहीं था। कलेक्टिव एक्ट ठीक, बड़ी इज़्ज़त थी अच्छा, और बड़ी। ठीक। एजाज सईद, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि हम देखते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी जो आई कि जैसे जैसे तालिबान वहां पे आगे बढ़े हैं, तो बहुत सी जगहों पर जब शहरों में वो एंटर होते हैं, तो वहां पर जो सड़क के किनारे बच्चे और नौजवान भी उनको खड़े होके उनको वेलकम कर रहे होते हैं। आपको वहां पर क्या, वहां की जो आवाम है वो इस सूरत हाल से अ, खुश है, नाखुश है? क्योंकि हमें तो यही पता चल रहा था कि लोग घर बार के छोड़ के जा रहे हैं, खवातीन बहुत खौफ में हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। तो मुझे बताइएगा कि क्या असली सूरत-ए-हाल वहाँ पे क्या है? आलिया, 2 तरह की वहाँ पर पब्लिक है। एक है रूरल एरिया, एक दूसरा है अर्बन एरिया। अर्बन एरिया जो है ज़्यादा पॉपुलेटेड, थिकली पॉपुलेटेड जो है वो अर्बन एरिया है। तालिबान को एज हासिल है ज़मीन पर कब्ज़ा करने का। अगर सबसे ज़्यादा इलाके देखें तो तालिबान के पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन अगर आप पॉपुलेशन के सेंटर देखें तो सिर्फ काबुल में ही मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, तकरीबन 10 मिलियन, 1 करोड़ के करीब लोग सिर्फ काबुल में रहते हैं। 3 साढ़े 3 करोड़ की आबादी है, तो 1 करोड़ के लोग अगर काबुल में रहते हैं, तो बाकी अर्बन एरियाज़ की हालत आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। तो जो अर्बन एरियाज़ हैं अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर जो लोग बसते हैं, उनकी अक्सरियत, मेरी जहाँ तक जो मैंने चेक किया है, वो तालिबान को पसंद नहीं करते। वो तालिबान के दौर की जो पाबंदियाँ हैं, उनको आज भी याद हैं। वहाँ की ख़्वातीन, कई ख़्वातीन के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, जिनको मैंने टेलीकास्ट भी किया है जियो टीवी के ऊपर। वो ख़्वातीन खौफ़ का शिकार हैं कि उन्हें पता है कि अगर तालिबान आ गए तो उन पर पाबंदियाँ आयद हो जाएँगी, वो किसी किस्म की बिल्कुल। एक्टिविटी नहीं कर सकेंगी। उन्हें ये भी डर है कि वो उनको तालीम नहीं हासिल कर सकेंगी, और ये वो बातें हैं जो पब्लिकली कर रहे हैं वो लोग। जी, जी। बाकी रह गए उनका जो रूरल तबका है, जहाँ पर तालीम नहीं है, वहाँ पर तालिबान की भी हिमायत है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तालिबान की हिमायत नहीं, कुछ एक ऐसा तबका है जो तालिबान की हिमायत करता है, लेकिन आप ये कहें तो कि ज़ाहिर है अक्सरियती। पाकिस्तान में इतना बड़ा तबका मौजूद है, तो वहाँ क्यों नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान में तो इतना बड़ा तबका इसलिए है कि हम तालिबान को हीरो बनाकर पेश करते रहे। हम तालिबान को सॉरी टू से हीरो बनाकर पेश करते रहे हैं, तो ये तबका जी, तो जी। होगा। तो हाँ। अगर आप ये कहें कि वहाँ पर लोग तालिबान को हीरो समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि पढ़ा-लिखा तबका वहाँ पे हीरो समझता है। वहाँ पर बिल्कुल, आप ठीक। किसी भी जर्नलिस्ट से मिलें, किसी भी पढ़े-लिखे आदमी से मिलें, डेवलपमेंट सेक्टर के बंदों से मिल लें, जो लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, सबसे बड़ी बात, जो बिज़नेस करते हैं, जिनका स्टेक है पूरी सोसाइटी में, हुँ, ठीक है? हुँ, वो ये इन तबकात से मेरी जो मुलाकात हुई, मेरा नहीं ख्याल कि अ, हुँ। वो और ज़ाहिर है। मज़हबी तबके की भी एक छोटी अक्सरियत है। हिज़्ब इस्लामी के सरबराह हैं गुलबद्दीन हिकमत यार, हुँ, ये तालिबान से माज़ी में भी लड़ते आए हैं, तारीख़ पे है, और अभी भी जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो वो को तालिबान के बारे में कोई ऐसे वो कहते थे कि तालिबान लड़ाई ना करें, बेशक हुकूमत में आ जाए, लड़ाई झगड़ा अच्छा। किए बगैर आ जाएँ, लेकिन वो तालिबान के हामी नहीं है, आज भी। हुँ, तो ज़ाहिर है हिज़्ब इस्लामी भी एक मज़हबी फ़िक्र को तो रिप्रेज़ेंट करती है, जमात इस्लामी वहाँ पे मज़हबी फ़िक्र को रिप्रेज़ेंट करती है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ जिस तरह हमने पाकिस्तान में तालिबान को हीरो बनाया हुआ है, उधर कोई इतना ज़्यादा नहीं है, फ़र्क है दोनों मुल्कों में। ठीक, ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया एज़ाज़ सईद आपका, थैंक यू सो मच। आपने इतनी ज़बरदस्त वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है हमें आँखों देखा हाल जिसे कहते हैं, वो हम तक पहुँचाया है। और माशा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थैंक यू, अपकमिंग बुक। और थैंक यू। हम जो आप व्लॉग्स करते हैं वो नाज़रीन को भी हम ये कहेंगे कि ज़रूर देखें उनको भी, आपके चैनल को भी, और आपसे राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ बहुत लॉट। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। ओके।